हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए, अभी परसों के दिन 21 दिसंबर 2024 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर के अंदर जीएसटी काउंसिल की 55th मीटिंग हुई। जीएसटी 2017 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से जीएसटी काउंसिल की हर साल हर बार कुछ ना कुछ जब जब जरूरी होता है तब तब वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं। काफी सारे नए डिसीजंस लेने के लिए या जीएसटी की रेट्स को चेंज करने के लिए, जो भी पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर उन्हें जीएसटी की रेट चेंज करने की जरूरत लगती है, जीएसटी काउंसिल तब तब चेंज करता रहता है। तो इसी दौरान इसी सिलसिले के अंदर 55th मीटिंग कंडक्ट करी गई जीएसटी काउंसिल की अभी 21 दिसंबर 2024 को, जिसके अंदर जीएसटी काउंसिल ने काफी सारे आइटम्स के ऊपर, काफी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी की रेट को चेंज कर दिया है। हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि आखिर वो कौन कौन से आइटम्स या प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी की रेट चेंज हो चुकी है, अब क्या नई रेट है, किस नई जीएसटी की रेट से टैक्स अप्लाई किया जाएगा उन पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर। हम ये भी देखने वाले हैं कि पहले जो कुछ आइटम्स थे जो जीएसटी के स्कोप के अंदर कवर नहीं होते थे, जैसे एविएशन टरबाइन फ्यूल या क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, क्या अब ये जीएसटी के अंदर काउंट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इन सब चीजों के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि सर आखिर ये जीएसटी काउंसिल क्या होता है। देखिए, जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारा जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके आर्टिकल 279 ए के अंदर जीएसटी काउंसिल के बारे में लिखा हुआ है और वहां पर जीएसटी काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर होता है या कोई भी डिसीजन लेना होता है या जीएसटी की रेट्स को अगर चेंज करने की जरूरत लगती है तो ये जीएसटी काउंसिल अपनी रिकमेंडेशंस देती है। जीएसटी काउंसिल के अंदर एक्सपर्ट लोग बैठे हुए होते हैं और वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। हमें लगता है अब देश के अंदर डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, बेटरमेंट के लिए जीएसटी में ये चेंजेस लेकर आने चाहिए, तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है कि जीएसटी काउंसिल को सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी माना जाएगा। मतलब जीएसटी काउंसिल जो भी रिकमेंडेशन देता है उसके ऊपर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है कि जीएसटी काउंसिल ने जो भी रिकमेंडेशन दी है वो बाइंडिंग होंगी ही होंगी, 100% अप्लाई हो जाएगी, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार बताई हुई है, यह बात किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर भी लिखी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर सिनेरियो में आप बात करोगे तो सच्चाई यह है कि जीएसटी काउंसिल जो भी रिकमेंडेशन देता है एक्चुअली में वो इंप्लीमेंट हो ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीएसटी काउंसिल के अंदर जो बैठा हुआ है, जीएसटी काउंसिल को जो हेड करता है वो हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर है, जो कि आज के वक्त पे निर्मला सीतारमन जी हैं। तो जीएसटी काउंसिल को जो हेड कर रहा है वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हेड कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे स्टेट्स, राज्य के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी जीएसटी काउंसिल का हिस्सा होते हैं। तो ऑब्वियसली वो जीएसटी काउंसिल के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो एट द एंड डिसीजन भी खुद लेने वाले हैं, जो एट द एंड वोटिंग करके अप्रूवल देने वाले हैं। तो देखा जाए एक तरीके से रिकमेंडेशन भी वही दे रहे हैं और एट द एंड अप्रूवल भी वही ले लेते हैं। तो वैसे तो अगर आप बात करोगे कि सर लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है कि जीएसटी काउंसिल एक रिकमेंडेटरी बॉडी है जो सिर्फ रिकमेंडेशंस देती है, लेकिन उसके रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होते। लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर बात करोगे तो जीएसटी काउंसिल जो भी रिकमेंडेशन देता है वो एक्चुअली में इंप्लीमेंट हो ही जाता है। उसका रीजन ये होता है कि जीएसटी काउंसिल को जो हेड करता है वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं और उसके अलावा स्टेट्स के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी इस जीएसटी काउंसिल के मेंबर बने हुए हैं। और एट द एंड वो जो भी चीज रिकमेंड करते हैं बड़ा सोच समझकर करते हैं और फाइनली अप्रूवल भी उनका लिया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि सर जीएसटी काउंसिल के अंदर जब भी कोई मैटर रिकमेंड किया जाता है या कोई भी प्रपोजल रिकमेंड किया जाता है तो वो फाइनलाइज कैसे होता है, उसके ऊपर वोटिंग कैसे होती है? तो देखिए, उसके ऊपर जो वोटिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी वोट दे रही है, सेंट्रल लेवल पर भी वोट है और स्टेट्स की भी वोट होती है।
लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो वोटिंग का अधिकार होता है वो 1/3 होता है, जबकि स्टेट के पास में जो वोटिंग का अधिकार होता है वो 2/3 होता है। इसका मतलब अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी के अंदर कोई चेंज लेकर आना चाहती है और जीएसटी काउंसिल उसका रिकमेंडेशन देती है, तो वो फाइनल अप्रूवल उसे तब ही मिलेगा जब बाकी के स्टेट्स उसके लिए अग्री करते हैं। प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात करो तो ज्यादातर स्टेट्स अग्री कर ही जाते हैं, क्योंकि एट द एंड सरकार का जो मेन पर्पस होता है या मेन मोटो होता है वो होता है कि एट द एंड उनका रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो जाए, ताकि वो इसको पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज में ले सकें। तो यहां तक हमने बात करी जीएसटी काउंसिल के बारे में कि जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। वो अपनी रिकमेंडेशंस देती है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। अब मेन बात यह आती है कि सर अभी जो 21 दिसंबर 2024 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर के अंदर जीएसटी काउंसिल की 55th मीटिंग हुई, उसके अंदर क्या क्या डिसीजन लिए गए और कौन कौन से आइटम्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी की रेट चेंज हो चुकी है, एक एक करके हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर हम दो तरीके से बात करेंगे। एक बात करेंगे न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब नया इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया जा रहा है। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इसको एनकरेज कर रही है, प्रमोट कर रही है। इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि अब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो मार्केट में उतरे, लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करें। उसका फायदा एक तो यह है कि वो लोगों के लिए भी सस्ता पड़ेगा, और दूसरा फायदा यह हो जाता है कि वो एनवायरमेंट के लिए हेल्पफुल रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए जो जीएसटी रेट है अब वो 5% कर दी है न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। मतलब अगर आज आप नया इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करोगे तो उसके ऊपर जो जीएसटी की रेट लगेगी वो 5% लगेगी। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। वहीं पर गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आप यूज्ड व्हीकल्स को खरीदते या बेचते हो, यूज्ड व्हीकल चाहे से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है चाहे से नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अगर यूज्ड व्हीकल को आप खरीदते या बेचते हो तो उसके ऊपर पहले 12% का जीएसटी लगता था, अब 18% का जीएसटी लगेगा। कहने का मतलब यह आ जाता है कि सपोज कीजिए आप चले गए कार देखो या 24cars.com, इसके पास में आप चले गए और यहां पर जाकर आपने यूज्ड किसी व्हीकल को खरीदा, चाहे से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है चाहे से वो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो आपको उसके ऊपर जीएसटी जितना अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा? पहले 12% की टैक्स रेट से आपको जीएसटी पे करना पड़ता था, अब 18% की टैक्स रेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अगर कोई न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करता है तो उसके ऊपर 5% का जीएसटी रेट है, लेकिन अगर कोई भी व्हीकल यूज्ड के अंदर, यह बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कोई भी व्हीकल चाहे से इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक, उसके ऊपर जीएसटी रेट 18% हो चुकी है। लेकिन इसी के अंदर आपको एक बात और याद रखनी है, इसी के अंदर आपको एक चीज और याद रखनी है। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन अपनी पर्सनल अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन अपनी कोई पर्सनल व्हीकल किसी को बेचता है तो वो सेकंड हैंड हो गई, यूज्ड हो गई, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी अभी आपने बोला अगर यूज्ड व्हीकल को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो उसके ऊपर 18% का जीएसटी देना पड़ेगा, जो कि पहले कभी 12% था। ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? ये उनके ऊपर अप्लाई होता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आज मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरी पर्सनल गाड़ी को अगर आपको मैं बेचता हूं तो उसके ऊपर जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका आइटम है वो है पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न के ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्सी भी हो गई है। और अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे तो पिछले 2 दिनों से गवर्नमेंट का काफी मजाक बनाया जा रहा है, निर्मला सीतारमण जी का काफी मजाक बनाया जा रहा है, मीम्स भी बन गए हैं इसके ऊपर। एक्चुअली में हुआ यह है कि पॉपकॉर्न जो है उसके ऊपर जो जीएसटी रेट है अब गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया है,
और पॉपकॉर्न को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब अब आप किस कैटेगरी का पॉपकॉर्न खरीद रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कितना जीएसटी रेट लगेगा। एक बार हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं, जीएसटी काउंसिल ने जब पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी रेट्स को चेंज किया और जीएसटी की रेट 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई, तब जो हमारी अपोजिशन पार्टी है, मेन अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस है, वह उसके जो स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम है जयराम रमेश, उन्होंने इवन ये तक बोल दिया कि ये बिलीव नहीं हो सकता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट या जीएसटी काउंसिल ऐसे मुद्दों के ऊपर बातचीत कर रही है कि वो लोगों का पॉपकॉर्न खाना तक भी छीन लेने वाली है, या उसके ऊपर भी इतना हायर रेट से जीएसटी लगाया जा रहा है, और उसको मैडनेस, एक पागलपन का इतना तक बोल दिया अपोजिशन पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने। तो हम देख लेते हैं कि आखिर पॉपकॉर्न के ऊपर अब जीएसटी रेट जो है वो आखिर क्या हो गई है। देखिए, एक पॉपकॉर्न वो पॉपकॉर्न है जो कि सॉल्ट एंड स्पाइसेस, जिसके अंदर नमक मिर्ची आती है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर ऐसा कोई पॉपकॉर्न है जिसके अंदर सॉल्ट एंड स्पाइसेस का यूज लिया गया है, तो उसको नमकीन की कैटेगरी में डाला जाएगा। ऐसे पॉपकॉर्न जिनके ऊपर नमक या स्पाइसेस मिर्ची डाली गई है, तो उसको नमकीन की कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाएगा और उसको ध्यान रखते हुए जीएसटी लगाई जाएगी। अब इसके अंदर भी 2 कैटेगरी आ जाती हैं। अगर ऐसे पॉपकॉर्न जिसमें सॉल्ट या स्पाइसेस का यूज किया गया है लेकिन वो अनपैक्ड हैं, वो खुले में बिक रहे हैं, वो किसी पैक्ड नहीं है, वो है ना, लेबलिंग नहीं करी हुई है उसके ऊपर, तो जीएसटी रेट लगेगी 5%। लेकिन ऐसे पॉपकॉर्न जिनके अंदर सॉल्ट या स्पाइसेस का यूज किया गया है एंड वो पैकेज्ड फॉर्म में बेचे जा रहे हैं, तो उनके ऊपर 12%, 12% की जीएसटी लगेगी। अच्छा, बीच में मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिल जाएगी। वीडियो के लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप कम्युनिटी का, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक तो पॉपकॉर्न हो गया, ऐसा पॉपकॉर्न जो कि सॉल्ट या स्पाइसेस को यूज करके बनाया गया है, उसमें अगर वो पैक फॉर्म में नहीं है, पैकेज्ड फॉर्म में नहीं है, तो 5% का जीएसटी लगेगा। पैकेज्ड फॉर्म में है, उसके ऊपर ऐसे लेबलिंग हो रखी है ये, तो उसके ऊपर 12% का जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट बोलता है कि एक और अलग तरीके का पॉपकॉर्न चल गया है आजकल। पहले तो अपने टाइम पे तो बड़ा सिंपल सा पॉपकॉर्न चला करता था, है ना, सिंपल उसे उबाल के और हमको दे दिया जाता था, लेकिन फ्राई करके दे दिया जाता था। लेकिन अब जो पॉपकॉर्न आ गया है, अब एक तरीके का पॉपकॉर्न और आ गया है, कैरेमल पॉपकॉर्न। कैरेमल पॉपकॉर्न का मतलब होता है उसके ऊपर जो है वो शुगर की कोटिंग कर दी जाती है, तो वो लग्जरी प्रोडक्ट के अंदर काउंट कर लिया जाता है। तो अब गवर्नमेंट ये बोल रही है क्योंकि ये जो कैरेमल पॉपकॉर्न है इसके ऊपर शुगर कोटिंग कर दी जाती है, इसलिए इसको नमकीन की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको शुगर की कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। और इसको ध्यान में रखते हुए कैरेमल जो पॉपकॉर्न है उसके ऊपर 18% की जीएसटी लगेगी। अभी तक देखो हम लोगों ने एक तो बात कर ली यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की, उसके अलावा यूज्ड इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसके अलावा पॉपकॉर्न की बात कर ली। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाता है राइस कर्नेल्स। ऐसा नहीं है कि जीएसटी काउंसिल के अंदर जो डिसीजन लिए गए अभी रिसेंट 55th मीटिंग के अंदर, उसमें हर आइटम के ऊपर जीएसटी की रेट को बढ़ाया ही गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी की रेट को कम भी किया गया है गवर्नमेंट ने, जैसे उनमें से एक है राइस कर्नेल्स। आपके जो फोर्टिफाइड राइस होते हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर दिए जाते हैं, है ना, पीडीएस सिस्टम के अंदर जो गरीब लोगों को दिए जाते हैं, गवर्नमेंट ने बोला उनके ऊपर पहले जीएसटी जो है वो 18% की रेट से चार्ज किया जाता था, अब उनके ऊपर सिर्फ 5% की टैक्स रेट से चार्ज किया जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है। इसके अलावा एसीसी ब्लॉक्स, एसीसी ब्लॉक्स आजकल आपने देखा होगा घर बनाने के लिए इन एसीसी ब्लॉक्स का बहुत ज्यादा यूज लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर ऐसे कोई एसीसी ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर 50% फ्लाई ऐश यूज में किया गया है, जो राख होती है वो यूज में करी गई है, तो फिर इनके ऊपर जो जीएसटी चार्ज करेगा वो होगा 12% की टैक्स रेट से। नेक्स्ट हम बात करें ब्लैक पेपर या रेजिन्स के बारे में। ब्लैक पेपर काली मिर्च होती है, आपको पता होगा, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और रेजिन्स जो हैं आपने खाए होंगे, किशमिश जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। ब्लैक पेपर और रेजिन्स जो है अब वो
जीएसटी के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन कब? जब डायरेक्टली आप एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर से अगर परचेज कर रहे हो, अगर आप डायरेक्टली उस किसान से परचेज कर रहे हो इस काली मिर्च को या फिर किशमिश को, तो उसके ऊपर अब जीएसटी नहीं लगेगा और आप डायरेक्टली एग्रीकल्चरिस्ट से उसको खरीद सकते हो। तो ये काफी सुविधाजनक बात करी गई है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता था ना, पहले आदमी ये सोचता था कि यार मैं किसान से खरीदूंगा तो भी मेरे को जीएसटी देना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो मैं किसी मॉल से खरीद लूंगा, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीद लूंगा। बट अब गवर्नमेंट बोल रही है कि तुम किसानों की आय बढ़ाओ, तो एक काम करो, जो ब्लैक पेपर है या रेजिन है उसको डायरेक्टली आप एग्रीकल्चरिस्ट से परचेज कर लो, आपको जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नहीं लगेगा। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो और फायदेमंद जो डिसीजन लिया गया है वो है, बैंक के जो पेनल्टी चार्जेस हैं उन पर से जीएसटी हटा दिया गया है। इसका क्या मतलब है, एक बार आप इसको समझिए। देखिए पहले क्या होता था ना, पहले ऐसा होता था कि सपोज कीजिए आपने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया, सपोज कीजिए आपने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया। अब क्या, और आपने टाइम पर रीपेमेंट नहीं किया, आपने टाइम पर उस लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो क्या होता था, एचडीएफसी बैंक जो है ना वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाती थी इंटरेस्ट की फॉर्म में। एक तो आपके ऊपर पेनल्टी का अमाउंट लगता था, और उस पेनल्टी अमाउंट के ऊपर जीएसटी और लगता था। तो सामने वाला बंदा अगर वो जेन्युइन है, बोनाफाइड पर्सन है, गुड फेथ में नहीं दे पाया, उस मजबूरी थी उसकी, वो बोलता था यार मेरे ऊपर पेनल्टी तो लगी रही है, पेनल्टी के ऊपर जीएसटी भी पे करना पड़ रहा है मेरे को। अब गवर्नमेंट ने, जीएसटी काउंसिल ने अपनी मीटिंग के अंदर इस बात को श्योर कर दिया और ये कंफर्म हो चुका है कि अब गवर्नमेंट जो भी पेनल्टी चार्जेस लगाएगी उनके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, सिर्फ सामने वाले बंदे को वो पेनल्टी का अमाउंट पे करने का है। तो ये लोगों के लिए काफी अच्छी बात हो गई है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है पेमेंट एग्रीगेटर एंड फिनटेक्स। जीएसटी काउंसिल ये बोलता है कि जो भी पेमेंट एग्रीगेटर हैं, अगर वो 2,000 रुपए से कम का अमाउंट सेटल कर रहे हैं तो उस केस में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा। 2,000 या उससे ज्यादा का कर रहे हैं तो फिर जीएसटी लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो एग्जम्पशन की छूट दी गई है, ये जो एग्जम्पशन का फायदा दिया जा रहा है, ये पेमेंट एग्रीगेटर को दिया जा रहा है, ये फायदा पेमेंट गेटवेज या फिनटेक कंपनीज को नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो या कुछ ऐसे लोग हों जिनको पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट ये फिनटेक ये गेटवेज जो होते हैं उनके बीच का डिफरेंस नहीं पता हो, तो उसके लिए मैंने इस अपनी पीडीएफ के अंदर पूरा डिफरेंस आपको दिया हुआ है। अभी यहां पर समझाने बैठेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और हम अपनी ट्रैक से इधर उधर चले जाएंगे। इससे बेहतर होगा कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसमें पढ़ लीजिएगा, तो पूरा इसमें डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट और आइटम्स की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है कंपनसेशन सेस। देखिए क्या हुआ था 2017 के अंदर जब जीएसटी आया था, 2017 के अंदर जब जीएसटी आया था तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे, बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो कि इस जीएसटी के आने से खुश नहीं थे और उन्होंने इसके विरोध बोला था, अपोज किया था कि जीएसटी नहीं आना चाहिए। क्योंकि स्टेट ये बोल रहे थे कि यार देखो जीएसटी के अंदर कुछ ऐसे कुछ आइटम्स के ऊपर वो परसेंट से टैक्स रेट लगाई जा रही है जिससे हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि अभी उन आइटम्स के ऊपर हम ज्यादा टैक्स चार्ज करते हैं। राज्यों ने बोला ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट से कि अभी किसी आइटम के ऊपर हम ज्यादा टैक्स चार्ज करते हैं, जीएसटी के आने से वो अब कम हो जाएगा। और उसके अलावा वो सेंट्रल और स्टेट में भी बट रहा है, तो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने अपोज किया। तो उस वक्त 2017 के अंदर जब जीएसटी आया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक नया एक्ट बना दिया था, वो था कंपनसेशन सेस। उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि स्टेट जो है जिनका लॉस हो जाएगा जीएसटी के आने की वजह से, आप टेंशन ना लें, आपका लॉस नहीं होने देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको उस चीज के लिए भुगतान करेगा। और जिस वक्त 2017 में जब ये कंपनसेशन सेस एक्ट लाया गया था, उस वक्त ये 5 साल के लिए लाया गया था, उस वक्त ये 5 साल के लिए लाया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है
कि अभी कंपनसेशन सेस के ऊपर क्या डिसीजन लिया गया है। देखिए, अभी कंपनसेशन सेस के ऊपर कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बोला है कि हमारे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो, उनकी जो वर्किंग कमेटी है वो अभी कंपनसेशन सेस के इशू को अभी एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी हम एक्सटेंशन देने का सोच रहे हैं और अभी इसके ऊपर फिलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और बोला गया है कि आगे जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, हो सकता है उसके अंदर इसके ऊपर कोई डिसीजन लिया जाए। नेक्स्ट आ जाती है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी देखिए बहुत एक सही कंसेप्ट बनाया गया है। हाल ही में ये जीन थेरेपी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि इससे बहुत सारी जो डिजीज है, बीमारियां हैं, वो सही हो रही हैं और लोगों की जो आयु उम्र है वो भी काफी हद तक बढ़ती चली जा रही है। तो गवर्नमेंट ने, जीएसटी काउंसिल ने इस बात को क्लियर कट कर दिया है कि जीन थेरेपी के ऊपर जो जीएसटी है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। ये टोटली एग्जेम्प्टेड है, बिल्कुल माफ कर दिया गया है। नेक्स्ट जो मैटर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। देखिए, एविएशन टरबाइन फ्यूल आखिर होता, सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए कि जीएसटी के अंदर 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं, थे और आज भी हैं। 5 ऐसे प्रोडक्ट जो जीएसटी के अंदर कंसीडर नहीं होते, जिसमें एक तो है आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो आपके हवाई जहाज और इनके अंदर डाला जाता है। उसके अलावा एक है आपका नेचुरल गैस, एक है आपका क्रूड ऑयल, एक है आपका पेट्रोल एंड डीजल। ये जो आइटम्स है इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अब काफी टाइम से ये हल्ला हो रहा था और कुछ स्टेट, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत स्टेट ये बोल रहे थे कि ये जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है इसको जीएसटी के अंदर लेकर आ जाए। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर यह बात के ऊपर डिस्कशन होने लगा कि क्या एविएशन टरबाइन फ्यूल को, जो जहाजों के अंदर फ्यूल डाला जाता है, क्या उसको जीएसटी के अंदर लेकर आना चाहिए, तो काफी सारे जो स्टेट्स थे वो कंफर्टेबल नहीं थे। थोड़े बहुत स्टेट इस बात के लिए बोल रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा जो राज्य थे वो कंफर्टेबल नहीं थे। क्यों कंफर्टेबल नहीं थे, उसकी वजह है। देखिए, अभी जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है ना, वो जीएसटी के अंदर काउंट नहीं होता है। उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है, आपका जो स्टेट है वो उसके ऊपर वैट ले लेते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी ले लेती है। और जीएसटी में जितनी रेट से टैक्स लगेगा उससे कहीं ज्यादा इसके ऊपर टैक्स से रेवेन्यू स्टेट्स और सेंट्रल दोनों अपने अपने लेवल पे जनरेट करते हैं। तो जो स्टेट्स थे उन्होंने इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया मीटिंग के अंदर कि नहीं भैया, ये एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है उसको जीएसटी के अंदर नहीं लेकर आओ, क्योंकि अगर आप इसे जीएसटी के स्कोप के अंदर लेकर आ जाते हो तो इससे हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा और हमारा बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। इवन स्टेट्स ने मीटिंग के अंदर यह भी बोला कि ये जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, ये एविएशन टरबाइन फ्यूल तो एक्चुअली में पेट्रोल एंड डीजल की कैटेगरी के अंदर फॉल होता है और पेट्रोल और डीजल तो खुद ही जीएसटी के अंदर कंसीडर नहीं होता, तो इसको जीएसटी के अंदर नहीं लाना चाहिए। और एट द एंड मीटिंग में डिसीजन भी अभी ये निकला कि अभी फिलहाल में तो ये जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है उसे जीएसटी के अंदर नहीं लेकर आए हैं और जो पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। सेंट्रल इसके ऊपर एक्साइज ले लेगी और स्टेट जो है उसके ऊपर वैट ले लेंगे और जिस रेट से चाहे वो टैक्स वसूल सकते हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यहां तक तो हमने बात करी उन मैटर्स के ऊपर जिनमें जीएसटी की रेट में थोड़ा बहुत फेरबदल हो गया। लेकिन बात आती है कि मीटिंग के अंदर, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे भी आइटम्स थे जिनके ऊपर डिसीजन लिया ही नहीं गया और डिसीजन डेफर्ड कर दिया गया। मतलब काउंसिल की मीटिंग में सभी ने यह बोल दिया कि फिलहाल हम इन मैटर्स के ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं और आगे जो मीटिंग होगी जीएसटी काउंसिल की उसके अंदर हम इन मैटर को दोबारा कंसीडर करेंगे और देखेंगे उस वक्त हम कोई डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। जैसे कौन कौन से मैटर्स, एक आ जाता है एफएसआई। एफएसआई का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये यूज होता है जब जनरली बिल्डिंग्स का या घर वर जो बनाए जाते हैं उनके अंदर, तो उसमें जीएसटी की क्या रेट लगेगी, अभी काउंसिल इसके ऊपर किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा कैलेमिटी सेस। कैलेमिटी सेस क्या होता है, देखिए कुछ स्टेट, नॉर्मली आंध्र प्रदेश ने ये बोला था, आंध्र प्रदेश ने बोला था कि हमारे यहाँ पर ना नेचुरल कैलेमिटी बहुत ज्यादा आती हैं, कभी भूकंप आ जाता है, कभी ये अर्थक्वेक आ गए, लैंडस्लाइड हो गई और बाढ़ आ गई, ऐसा होता रहता है। उसकी वजह से काफी सारे लोगों का नुकसान हो जाता है। तो स्टेट ने, आंध्र प्रदेश ने बोला कि हम क्या करेंगे, हम 1% का कैलेमिटी सेस वसूलने लगेंगे यहाँ के लोगों से, ताकि इससे जो पैसा जनरेट होगा ना उस पैसे को इस कैलेमिटी के अंदर जिन लोगों का लॉस हुआ था वहां पर हम यूज में ले लेंगे। लेकिन अभी तक काउंसिल जो है उसने फाइनली इसके ऊपर कोई जजमेंट दिया नहीं है।
इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस ऑन क्विक कॉमर्स, मतलब ये जो डिलीवरी की काम करने वाली जो कंपनीज हैं उनके ऊपर ये बोला गया था कि भैया ये डिलीवरी वाले जो हैं वो काफी हद तक हमसे जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, तो उसके जीएसटी को कम कर दिया जाए। लेकिन अभी जीएसटी काउंसिल जो है वो इसके ऊपर किसी डिसीजन पे, नो डिसीजन वाज रीच्ड, उन्होंने बोला कि अभी हम इसके ऊपर कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, और जीएसटी काउंसिल की जो आगे आने वाली मीटिंग होगी देखते हैं उसके अंदर शायद तक हम इस ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ डिसीजन ले पाए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की। शायद आप लोग अगर न्यूज अच्छे से देखते हो तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस जो है वो काफी टाइम से इसके अगेंस्ट में बोल रही है, और अभी उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, और इवन ये तक बोल दिया था कि सरकार को हम बिलीव नहीं कर सकते कि सरकार जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी चार्ज कर रही है। जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के ऊपर भी जीएसटी चार्ज कर रहा है। मतलब आज अगर आप अपना इंश्योरेंस कराते हो, चाहे से आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो, चाहे से गुड्स का इंश्योरेंस कराते हो, तो उसके ऊपर जीएसटी का चार्ज लगता है। तो जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने काफी, ये देख सकते हैं आप, इसको अपोज किया, धरना भी दिया। ये राहुल गांधी है, इन्होंने भी काफी हद तक बोला था कि इंश्योरेंस के ऊपर, मेनली हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी जो है वो हटा देना चाहिए। ये कलंक है एक तरीके से देखा जाए, और हम बिलीव नहीं कर सकते गवर्नमेंट इतनी, ये जो बोले गए शब्द है अपोजिशन पार्टी के, मैं वो बता रहा हूं, उन्होंने बोला कि हम बिलीव नहीं कर सकते गवर्नमेंट इतनी नीच हरकत भी कर सकती है। लेकिन अभी जीएसटी काउंसिल जो है उन्होंने बोला है कि अभी वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचे हैं, और अभी कमेंट्स जो हैं इनके पेंडिंग हैं, और अभी उन्होंने बोला है कि आगे जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी हम उसके अंदर देखेंगे कि क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी को एग्जेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। फिलहाल हम इसकी किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचते हैं। तो ये था बच्चों, जो अभी 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसके अंदर जीएसटी के अंदर जो चेंजेस आए उनके बारे में यहां पर हमने एक क्लास करी, एक समझ लिया कि आखिर क्या क्या प्रोडक्ट्स के ऊपर, आइटम्स के ऊपर किस तरीके के चेंजेस आ चुके हैं। ये पीडीएफ मैं दोबारा से बोल देता हूं, आपको टेलीग्राम चैनल और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है और आपको नॉलेज मिल रही है, और अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और जानने वालों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सके। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।